हाँ, टॉपिक है गुटबाजी या गुटबंदी। ये ग्रामीण समाजशास्त्र से संबंधित टॉपिक है ये, क्योंकि इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है ना। तो ये जैसे हमने अभी ग्रामीण नेतृत्व पढ़ा, इसके पहले पंचायती राज पढ़ा, ये सारी चीजें ग्रामीण समाजशास्त्र से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं या अवधारणा है। ठीक है, गुटबाजी या गुटबंदी के अंतर्गत क्या क्या इसमें पढ़ना है, इसमें फॉर्मेट नहीं बना हुआ है, मैं बता देता हूं। इसमें इंट्रोडक्शन और अर्थ जो कॉमन ही रहेगा, अर्थ, फिर इसके लक्षण या विशेषताएं, इसके उद्देश्य या कारण, गुट बनने के कारण या उद्देश्य। फिर इसमें आता है प्रकार आएगा, गुटों के प्रकार, फिर इसका प्रभाव ना। प्रभाव में सकारात्मक नकारात्मक दो प्रकार से प्रभाव हम लोग लिखते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। और फिर है भारत में गुटबाजी का अध्ययन। और यहीं से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया। तो इस तरीके से इतनी चीजें हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। इसमें 2-3 फैक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेंगे और ये फैक्ट 2 मार्क के हिसाब से बन सकते हैं। जैसे गुटबाजी जो शब्द है उसका सबसे पहले उल्लेख किसने किया? गुट या गुटबाजी शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऑस्कर लेविस द्वारा किया गया था। और भारतीय संदर्भ में जो है गुटबाजी का जो सबसे पहले अध्ययन वो रेमंड फर्थ द्वारा किया गया। तो ये 2-3 फैक्ट जो स्टार्टिंग के हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के हिसाब से। 2 मार्क्स में डायरेक्ट फैक्ट पूछता है ना। तो गुटबाजी या गुट शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख है वो ऑस्कर लेविस द्वारा किया गया और भारतीय संदर्भ में गुटबाजी का जो अध्ययन है वो सबसे पहले रेमंड फर्थ ने किया। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको लिखना है और इन्हीं को हम इंट्रोडक्शन में भी लिख देते हैं, है ना। गुटबाजी या गुटबंदी जो है ये ग्रामीण समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर प्रचलित होती है ना। इसका ज्यादातर जो प्रचलन है वो राजनीतिक क्षेत्र में पाया जाता है। गुट ज्यादातर राजनीतिक क्षेत्र में बनते हैं, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में गुट कम बनते हैं, है ना। तो 2-3 चीजें हमें स्टार्टिंग में बताना है कि गुटबाजी या गुटबंदी ग्रामीण समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में और राजनीतिक क्षेत्र में प्रचलित होती है। इसका अध्ययन सबसे पहले भारतीय संदर्भ में किसने किया, किसने वर्ड यूज किया, तो इस तरीके से हमें जो है स्टार्टिंग में यानी इंट्रोडक्शन में बताना है। अब गुटबाजी या गुटबंदी होती क्या है? गुटबाजी या गुटबंदी जो है पहले तो आपको गुट शब्द को समझना पड़ेगा और फिर गुटबाजी को समझना है। पहले गुट और गुटबाजी, इसके बाद गुटबाजी। गुट का मतलब होता है एक ऐसा छोटा समूह, गुट से आशय एक ऐसे छोटे समूह से है जो एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए गठित होता है या संगठित होता है। और इसके जो सदस्य होते हैं वो एकता के सूत्र में बंधे होते हैं, यानी उनमें एकता का भाव पाया जाता है, सब में एकता होती है और सब मिलकर के जो है किसी काम को अंजाम देते हैं या काम को करते हैं। और उनका एक नेता होता है और नेता और उसके जो सदस्य होते हैं वो जो है मिलकर काम करते हैं और जो भी काम होता है वो जो है एक दूसरे की सहमति से उसको संपन्न करते हैं। तो इस तरीके से इसको कहते हैं निर्गुट गुट। और गुट
द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसको बोलते हैं गुटबाजी या गुटबंदी। किसी गुट द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को गुटबाजी कहा जाता है। तो पहले हमें गुट को परिभाषित करना है कि गुट क्या है, फिर गुटबाजी को डिफाइन करना है। तो वो चीज यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे गुट एक ऐसा समूह है जो उद्देश्यों को की प्राप्ति हेतु संगठित होता है तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अन्य समूहों से संघर्ष भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है दो तीन चीजें इसमें आपको बतानी है कि जो गुट है एक समूह है, एक छोटा समूह होता है। अगर वो गुट बड़ा हो जाता है तो वो फिर एक दल बन जाता है, उसको बोल देते हैं दल या पार्टी या समूह हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, संगठन एक बड़ा समूह हो गया, गुट जो होता है एक छोटा समूह होता है। गुट क्या होता है, एक अस्थायी होता है ना। गुट का स्वरूप कैसा होता है, अस्थायी होता है। जो संगठन होता है वो स्थायी होता है। गुट का जो उद्देश्य होता है बहुत छोटे मोटे उद्देश्य होता है, संगठन का जो उद्देश्य होता है बड़ा उद्देश्य होता है। तो गुट और संगठन में अंतर आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। गुट को समझने के लिए आपको संगठन से उसको कंपेयर करना पड़ेगा, तब आप गुट को समझ पाएंगे, है ना। तो गुट एक ऐसा समूह, छोटा समूह है जो जिसके सदस्य एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के संगठित होते हैं या गठित होते हैं, और उन सभी में एकता का भाव पाया जाता है, वो एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। कभी कभी जो है एक गुट के सदस्य अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूसरे गुट से संघर्ष भी करते हैं, संघर्षरत रहते हैं, है ना। संघर्ष करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो इसमें एक तो बताना है कि गुट एक छोटा समूह है जिसका एक उद्देश्य होता है और उसके सदस्य एकता के सूत्र में बने रहते हैं, उसका एक मुखिया होता है। ये तीन चार चीजें आपको इसमें बताना है। फिर आपको बताना है कि गुट का जो व्यवहार होता है, किसी गुट के सदस्यों द्वारा किया गया व्यवहार गुटबाजी कहलाता है। तो गुट की डेफिनेशन के साथ गुटबाजी की भी डेफिनेशन आपको बता देना है। और यही जो हमने यहाँ पर चीजें बताई हैं उन्हीं को इसके लक्षण में हम लिख देते हैं, है ना। अर्थ से संबंधित जो चीजें हमने पढ़ी हैं उन्हीं को हम जो है लक्षण में, विशेषताओं में लिख देते हैं, है ना। तीन चार पॉइंट तो यही हो जाएंगे। तो इसका दूसरा अर्थ लिखा हुआ है, गुट उन व्यक्तियों का एक छोटा समूह है जो किसी राजनीतिक अथवा सामाजिक हितों की पूर्ति हेतु एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। उनका एक नेता होता है जो अपने गुट के प्रति निष्ठा की अपेक्षा करता है। तो ये भी एक डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है। हाँ, इसमें एक चीज और लिखनी है जो छूटी हुई है, जैसे यहाँ पर हम बताएंगे कि गुट के द्वारा किए गए व्यवहार को गुटबाजी कहा जाता है। ये ऐसे बताना, ठीक है। गुट के द्वारा जो व्यवहार किया है तो उसको गुटबाजी या गुटबंदी कहा जाता है। तो दोनों का आपको साथ में दोनों को डिफाइन कर देना। तो ये अर्थ है, दो अर्थ इसमें लिखे हुए। इन्हीं अर्थ से संबंधित जो बातें हमने कही हैं, पढ़ी हैं, उन्हीं को हमें जो है इसके लक्षण में लिख देना है। अर्थ से हम लक्षण के पॉइंट निकाल लेते हैं, पहले भी हमने ऐसा किया हुआ। जैसे हमने पढ़ा है कि गुट एक छोटा समूह होता है, इसका आकार छोटा होता है। जब आकार बड़ा हो जाता है तो वो समूह या संगठन या दल बन जाता है। ठीक है, तो छोटा आकार हो गया, है ना। गुट का आकार छोटा होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो सदस्य संख्या होती है कम होती है ना। छोटा आकार होने का मतलब ये हुआ कि गुट की जो सदस्य संख्या होती है वो बहुत कम होती है। अगर ज्यादा संख्या बढ़ जाती है और उद्देश्य बड़ा उद्देश्य हो जाता है, छोटे मोटे उद्देश्य को लेकर के गुट बनते हैं। जैसे मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया तो एक गुट बन गया,
दो गुट बन गए, है ना। संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो उसमें एक गुट बन गया, है ना। तो बहुत छोटे उद्देश्य होते हैं। अगर उद्देश्य बड़ा हो जाता है, संगठन वो जो गुट है उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है, उद्देश्य बड़ा हो जाता है, तो वो जो गुट है वो संगठन बन जाता है, एक दल बन जाता है। सामाजिक समूह, सामाजिक समूह कोई सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है ये गुट बनते हैं, है ना। कोई ना कोई सामाजिक उद्देश्य होता है, जैसे मैंने बताया उत्तराधिकार संबंधी कोई विवाद है तो उसको लेकर गुट बनेंगे, कोई सामाजिक बुराई है उसको दूर करने के लिए गुट बन जाते हैं, है ना। कोई मान लीजिए कोई ऐसा केस कोई हो गया है, बलात्कार संबंधी केस हो गया, तो उसको सजा दिलाने के लिए गुट बन जाएंगे, उसका विरोध करने के लिए गुट बन जाएंगे, है ना। जब वो समस्या खत्म हो जाएगी तो गुट भी खत्म हो गया, है ना। एक समय, निश्चित समय के लिए गुट का निर्माण होता है। तो एक उसका जो उद्देश्य होता है नॉर्मली सामाजिक होता है, उद्देश्य प्राप्ति हेतु निर्माण होता है। कोई न कोई उद्देश्य को लेकर गुट बनता है, बिना उद्देश्य के कोई गुट नहीं बनता है। गुट बनाने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई न कोई हित होता है। सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता का मतलब यहां पर यह है कि सभी समाजों में ये गुट पाए जाते हैं, सभी समाजों में, सभी वर्गों में, सभी जातियों में ये गुट जो है विद्यमान होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सार्वभौमिकता। नेतृत्व कर्ता का होना, सभी गुटों में एक नेतृत्वकर्ता होता है ना। मतलब एक नेता उसका होता है, एक मुखिया होता है, एक प्रधान होता है, अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है, जो सदस्यों को मार्गदर्शन देता है, सदस्यों को जो है दिशा निर्देश देता है कि भाई आपको इस तरह से काम करना है ना। तो हर गुट का एक नेता या एक मुखिया, एक प्रधान, एक अध्यक्ष जरूर होता है। अस्थायी स्वरूप, मैंने जैसे अभी बताया है कि गुट जो होते हैं वो अस्थायी रूप से बनते हैं। एक कोई समस्या पैदा हो गई है या कोई ऐसी बुराई चल रही है, तो उस बुराई को दूर करने के लिए या उस समस्या का निराकरण करने के लिए जो है गुट बनते हैं। वो समस्या का समाधान हो गया तो गुट भी खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ये इनका स्वरूप अस्थायी होता है। उद्देश्य प्राप्ति है, संघर्षरत रहते हैं, है ना। उद्देश्य प्राप्ति संघर्षरत मतलब अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए जो है गुटों के बीच झगड़े चलते रहते हैं। एक गुट जो है दूसरे गुट से संघर्षरत रहता है, यानी झगड़ा करता रहता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, गुटों के बीच संघर्ष, हमेशा जो है गुटों के बीच संघर्ष पाया जाता है। और वो संघर्ष क्यों होता है? ताकि उद्देश्य को पूरा किया जा सके। सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रकृति, है ना। अभी हम आगे गुटों के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें दो प्रकार आते हैं, एक सकारात्मक गुट होता है, एक नकारात्मक गुट होता है। अच्छे कार्यों के लिए भी गुट बनते हैं और बुरे कार्यों के लिए भी गुट बनते हैं। डकैतों के भी गुट होते हैं, चोरों को भी गुट होते हैं, और सामाजिक जो सुधार हैं, सामाजिक सुधार करने वाले जो लोग हैं, सुधारक हैं, उनके भी गुट होते हैं, है ना। साधुओं के भी गुट होते हैं, है ना। तो सकारात्मक कार्यों के लिए भी गुट बनते हैं और नकारात्मक कार्यों के लिए भी गुट बनते हैं। इस तरह से दो प्रकार के गुट होते हैं, इनका स्वरूप होता है। राजनीतिक क्षेत्र में अधिक प्रचलित, ज्यादातर जो गुट जो है राजनीतिक क्षेत्र में प्रचलित होते हैं। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि कोई बड़ा राजनीतिक दल है तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग गुट बन जाते हैं, है ना। एक बड़े राजनीतिक दल के अंदर जो है उसके जो सदस्य अपना अपना एक अलग अलग गुट बना लेते हैं और उनके बीच में झगड़े चलते रहते हैं। कभी झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि सामने आ जाते हैं, नहीं तो कभी कभी नहीं आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि झगड़े अंदरूनी चलते रहते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता है कि जब बढ़ जाते हैं तो झगड़े जो है सबको पता चल जाते हैं, फिर अलगाव की स्थिति निर्मित हो जाती है ना। आप देखते हैं ना कि ये शिवराज सिंह चौहान का गुट है ना, ये सिंधिया का गुट है, इस तरह से वो चलता रहता है। तो ये जो गुट है ये किसी बड़े संगठन के अंदर पाए जाते हैं और अपने हितों को पूरा करने के लिए जो है ये इनका गठन होता है और हित पूरे होने पर जो है उनका वो समाप्त हो जाते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में इनका ज्यादा प्रचलन होता है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए बनते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना जागृत करने में ये सहायक होते हैं ना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है
राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के लिए, राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो है इन गुटों का महत्वपूर्ण योगदान है। सदस्यों में एकता का भाव पाया जाता है, ये भी हमने पढ़ा है। गुट के जो सदस्य होते हैं उनमें एकता पाई जाती है। एकता पाई जाने के पीछे वजह यह है कि सभी के हित जो है उससे जुड़े हुए रहते हैं, सभी के हित के लिए वो गुट काम करता है ना। इसलिए जो है उनमें एकता ज्यादा पाई जाती है। छोटे होते हैं, कम सदस्य संख्या होती है, एक दूसरे से बड़ी बात परिचित होते हैं और सभी के हित जो है उससे जुड़े हुए हैं। अगर गुट मिलकर काम करेगा तो सभी को फायदा होगा, तो सभी को फायदा हो इसके लिए जो है उनमें एकता पाई जाती है और मिलकर के काम करते हैं। ऐच्छिक सदस्यता होती है, सदस्य जो है उसका सदस्य कोई बन सकता है, उसकी इच्छा है ना। मतलब सदस्य बनना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, किसी को सदस्य बनने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाता, बाध्य नहीं किया जाता। इस तरह से जो है गुट की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक मानी जाती है। गुट संघर्ष, दबाव तथा तनाव का परिणाम। गुटों का जो निर्माण होता है वो संघर्ष, तनाव की वजह से होता है। आप देखते हैं कि बड़ा परिवार है, उसमें गुट बन जाते हैं, झगड़े चल रहे हैं, है ना। जैसे मैंने भी बताया कि उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा है, संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, उसको लेकर के झगड़े चलते रहते हैं, संघर्ष, तनाव चलता रहता है। उसकी वजह से गुट ज्यादातर बनते हैं, है ना। गुटों का जो निर्माण होता है वो ज्यादातर झगड़ों की वजह से बनता है। मतलब दो लोगों के बीच झगड़ा है तो वो अपना अलग अलग गुट बना लेंगे, दो गुट हो गए, है ना। अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए वो गुट के सदस्य बन जाते हैं। उनको ऐसा लगता है भाई इस गुट में सम्मिलित होने से हमें फायदा है, तो उस गुट के सदस्य बन जाते हैं। किसी को लगता है इस गुट में हमें अगर शामिल होते हैं तो हमें फायदा मिलेगा, तो उस गुट के सदस्य बन जाते हैं। तो झगड़ा जहां है वहां पर गुट है, ऐसा कहा जाता है ना। किसी उद्देश्य को लेकर के, किसी समस्या को लेकर के कोई संघर्ष चल रहा है तो उस संघर्ष के कारण जो है गुट बन जाते हैं, अलग अलग गुट बन जाते हैं और लोग फिर जो है अपने हिसाब से उन गुटों में सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, तो संघर्ष, तनाव तो दबाव का परिणाम जो है गुटों को माना जाता है, इनका निर्माण होता है। फिर इसके कारण या उद्देश्य, गुट बनने की कारण, गुट क्यों बनते हैं उसके कारण, वो लक्षण के अंतर्गत हमने कुछ चीजें पढ़ ली है। ऑस्कर लेविस द्वारा जो है ये कारण बताए गए हैं। तो उसमें पहला है भूमि के उत्तराधिकार के प्रश्न पर विवाद। मैंने पहले बताया कि अगर कहीं पर झगड़ा है, विवाद है, वहां पर गुट जरूर बनते हैं। मतलब गुट बनना लगभग कंपलसरी, बनेंगे ही, मान के चलो। ठीक है, तो अगर जमीन विवाद चल रहा है, भूमि का उत्तराधिकार किसको मिलेगा उसको लेकर के अगर झगड़े चल रहे हैं, विवाद चल रहा है, तो मैंने अभी बताया कि उसमें गुट बन जाएंगे और व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से उस गुट में सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, तो भूमि को लेकर के जो उत्तराधिकार का विवाद है, उस विवाद के संबंध में जो है गुटों का निर्माण होता है। पुत्र गोद लेने के प्रश्न पर विवाद, पुत्र को गोद लेना है नहीं लेना है, कौन व्यक्ति ले सकता है कौन नहीं ले सकता, इसको लेकर कोई अगर झगड़ा है, विवाद है, तो उसके संबंध में भी गुटों का निर्माण होता है। मकानों की भूमि और सिंचाई के अधिकार संबंधी विवाद, भूमि संबंधी विवाद, भूमि का आधिपत्य, भूमि का अधिकार, किस व्यक्ति का अधिकार है किस भूमि पर, है ना। तो इसको लेकर के भी गुट बनते हैं और उसमें भी जो है अपने हिसाब से सम्मिलित हो जाता है। यौन संबंधी अपराध, कोई अगर यौन संबंधी कोई विवाद होता है, अपराध होता है किसी से, तो उसको सजा दिलाने के लिए गुट बनते हैं, है ना। किसी ने अगर कोई इस तरह का अपराध किया है तो उसको सजा दिलाने के लिए गुट बन जाते हैं, न्यायालय जाते हैं, अपील करते हैं, सुनवाई भाग लेते हैं, है ना, उसको सपोर्ट करते हैं जिसके साथ इस तरह की घटना हुई है, तो इसके कारण भी जो है गुट बनते हैं। हत्याएं, अगर किसी की हत्या की गई है तो जिसने हत्या की है उसको सजा दिलाने के लिए, जिसके परिवार की हत्या हुई है उसको न्याय दिलाने के लिए जो है इस तरह के गुट बन जाते हैं, उसको हेल्प करने के लिए। तो इस तरह से भी गुटों का निर्माण होता है। विभिन्न जातियों के बीच विवाद, विभिन्न जातियों के बीच विवाद चलता है तो अलग अलग जातियों के बीच गुट बन जाते हैं, है ना। अलग अलग जातियों में जो संघर्ष चलता है,
छुआछूत को, जैसे उच्च जाति निम्न जाति इसके बीच झगड़े चलते रहते हैं गांव में, तो इसके संबंध में भी गुट बन जाते हैं, है ना। अलग अलग जातियों के अपने गुट बन जाते हैं। कभी कभी जो है एक ही जाति के अंदर गुट बन जाते हैं, एक ही जाति को लेकर के विवाद चल रहा है, एक ही जाति के अंदर जो सदस्य उनमें विवाद चल रहा है, तो उनमें भी गुट बन जाते हैं। उनको बोलते हैं अंतर्गुट। एक ही गुट के अंदर बहुत सारे गुट बन जाते हैं, उसको अंतर्गुट बोला जाता है। अभी आगे इसके बारे में पढ़ें, है ना। तो ये ऑस्कर लेविस ने ये कारण बताए। इसके अलावा ग्रामीण जीवन में पाई जाने वाली सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य प्रकार की असुरक्षाएं। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी जो समस्याएं हैं, असुरक्षाएं हैं, उनको दूर करने के लिए, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी गुट बनते हैं। सरकार अगर सुनवाई नहीं कर रही है, सरकार उन समस्याओं को दूर नहीं कर रही है, असुरक्षाएं हैं, समस्याएं हैं, तो उसके लिए सरकार को आवाज उठाई जाती है। तो आवाज उठाने के लिए भी विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके गुट बन जाते हैं। कठिनाई के समय आर्थिक सहायता प्राप्त करना, कठिन परिस्थितियों में जो है आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार से मांग करने के लिए भी गुट बनते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी खेती में नुकसान हो गया, है ना, सूखा पड़ गया, है ना, पाला पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में सरकार से आर्थिक सहायता पाने के लिए गुट बना करके और सरकार से मांग की जाती है ना। गांव में लंबे समय से चल रहे मुकदमों तथा झगड़ों को सुलझाना, गांव में बहुत सारे झगड़े चलते रहते लंबे समय से, तो उनको सुलझाने के लिए भी अलग अलग गुट बनते हैं। अकेलेपन से निजात पाना, व्यक्ति जो है कभी कभी उसको अकेलापन बहुत लगता है, अकेले उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो जो है एक गुट बना लेता है। ऐसे आप देखते हैं कि जो पार्क वगैरह जो रहते हैं ना, तो वहां पर लोग सुबह शाम जाते हैं, तो उनका एक गुट बन जाता है, क्योंकि अकेलापन उनको अच्छा नहीं लगता है। सुबह शाम घूमने जाते हैं, ज्यादातर वृद्ध व्यक्ति होते हैं, तो वो सुबह शाम वहां पर घूमने जाएंगे और उनका एक अपना अलग अलग गुट बन जाएगा, तो फिर उसको हंसी मजाक होगी, बातचीत होगी। तो इस तरह से जो है अकेलापन दूर करने के लिए भी बहुत सारे गुट बन जाते हैं। प्रकार, जैसे मैंने बताया था, प्रकार दो प्रकार के गुट होते हैं। एक तो सकारात्मक उद्देश्य के लिए गुट बनते हैं और एक नकारात्मक उद्देश्य के लिए बनते हैं। सकारात्मक उद्देश्य में तो अच्छे कार्यों के लिए गुट बनते हैं और बुरे कार्यों के लिए भी गुट बनते हैं। मतलब किसी का हित करने, कोई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए गुट बनते हैं, सामाजिक सुधार लाने के लिए, सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए गुट बनते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी गुट बनते हैं। चोरी है, डकैती है ना, हत्याएं हैं, जुआखोरी है, इसके लिए भी गुट बनते हैं। जैसे जुआखोरी है तो उसमें गुट बन गए कि भाई हम डिसाइड कर लिया कि इतने लोग हैं और उस स्थान पर उस समय पर हम जुआ खेलेंगे। जुआखोरी का भी एक गुट बन जाता है, डकैतों का गुट बन जाता है, डाकुओं का गुट बन जाता है, चोरों का गुट बन जाता है। तो ये नकारात्मक है ना। समाज सुधारक जो है उनका एक गुट बन गया कि भाई हमें जो है ये जो सामाजिक कुरीति है, बुराई है, इसको दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। तो इस तरीके से सकारात्मक नकारात्मक दो प्रकार के गुट बनते हैं। तो ये सकारात्मक मतलब किसी सकारात्मक उद्देश्य, जैसे जातीय एकता को बढ़ावा देना, धार्मिक हितों की पूर्ति आदि के लिए गठित करना। जैसे जाति गुट है, ये जो है एक सकारात्मक गुट है। जाति गुट कभी कभी जो है नकारात्मक भी हो सकता है, अगर कभी वो एक दूसरी जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए वो गुट बना है। एक जाति अगर दूसरी जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई गुट बनाती है तो वो नकारात्मक भी हो सकता है। अपनी जाति में जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए अगर कोई गुट बनता है तो सकारात्मक जाति गुट होगा। नकारात्मक किसी नकारात्मक उद्देश्य, जैसे चोरी है, मैंने भी बताया, चोरी, डकैती, जुआखोरी भी हम इसमें लिख सकते हैं। जुआखोरी आदि के लिए गठित होते हैं। इसमें डाकुओं का गुट नकारात्मक गुट के अंतर्गत आता है। तो ये इस तरीके से प्रकार हैं। फिर इसके आधार है, ग्रामीण गुटबंदी के आधार, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो गुट बनते हैं वो किस आधार पर बनते हैं, अलग अलग आधार है। तो इसको हम कल इसको कंप्लीट करेंगे, कल ये पूरा हो जाएगा। तो